अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, चाहे वो चाइल्ड राइट्स का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज का केस हो या फॉर दैट मैटर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का केस हो, हमने देखा है कि टाइम एंड अगेन पाकिस्तानी अदालतों ने बहुत काम किया है फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने में, और इसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने ह्यूमन राइट्स को ना सिर्फ रीडिफाइन किया है बल्कि उसका जो स्कोप है उसको एक्सपैंड भी किया है। किस तरह से कोई भी आम पाकिस्तानी सिटीजन अदालतों से रुजू कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, इस पर अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ लीगल इशूज उठते हैं उन पर। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उसके साथ साथ चेयरमैन लाहौर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पेमरा के भी जो है वो चेयरमैन है। और हमें वाया वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगे इरफान कादिर साहब, जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो एक बहुत मारूफ कानूनदान है पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। मैं चाहूंगी पंसोटा साहब, बिफोर वी गेट के किन केसेस में जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है और किन केसेस में नहीं होती है, हम थोड़ी सी डेफिनेशंस पे जो है ना उन पे आपसे क्लैरिटी लें। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका बुनियादी तौर पर मतलब क्या है? देखिए जी, पहली तो बात ये कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो एक आइन से गवर्न होता है, और आइन में कुछ प्रोविजंस हैं जिनसे लिटिगेशन एमिनेट करती है। आर्टिकल 199 है, देन वी हैव आर्टिकल 1843। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये है कि जिस लिटिगेशन का जो मकसद है वो अवामुन नास का फायदा है, पब्लिक एट लार्ज को उसका फायदा हो। अच्छा, ये बताएं कि इनमें बुनियादी फर्क क्या है? कौन सी अदालतों को आप अप्रोच करते हैं, इनके अंदर कौन किसके पास लोकल स्टैंड है, कौन फाइल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान में जैसा मैंने पहले कहा दो जुरिस्डिक्शन है। एक आर्टिकल 199 है जिसको हम रिट पिटिशन कहते हैं। जी, मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। रिट का जो स्कोप है वो ज्यादा इनलार्ज्ड है। फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 1843, अब ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। 199 के अंदर बेसिकली एक अग्रीव्ड पर्सन, और अब जो को वारंटो की रिट है बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिट है, एक्सप्लेन करना ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंडमस है, सर्चुरारी है, को वारंटो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका स्कोप सबसे ज्यादा है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ आपने एक चीज की। तो इफ समबडी प्लेसेस समथिंग बिफोर द कोर्ट, मैं कोर्ट के आगे आके रख देता हूँ कि जी लेट्स से एक पब्लिक फंक्शनरी है, उसके पास एक डिग्री ही मौजूद नहीं है एंड इज फंक्शनिंग, तो अब अदालतें इस तफसील में नहीं जाती कि आप अग्रीव पर्सन है कि नहीं है। अदालतें सीधा ऑटोमेटिकली उस चीज पर जाती हैं कि उस पब्लिक फंक्शनरी को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि वो ये क्यों कर रहा है। बिल्कुल। आर्टिकल 1843 जो है और इसकी जो बेसिक है 199 में वो है कि ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं होनी चाहिए। उस पर भी कानून ये है कि ऑल्टरनेट रेमेडी अगर एग्जिस्ट करती भी हो तो क्या वो इतनी एफिकेशियस है कि हाईकोर्ट में आने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो बेसिकली हाई कोर्ट में रिट फाइल करने के लिए ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास नहीं होनी चाहिए, एफिकेशियस इतनी ज्यादा होनी नहीं चाहिए, एंड वो तो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि आप रिट किस किस्म की फाइल करें, वो सर्कमस्टांसेस पे डायरेक्टरी है, कुछ रिट्स में उनके स्कोप्स बड़े लिमिटेड है, वहां पर अग्रीव्ड पर्सन होना भी जरूरी है। बिल्कुल। मतलब लेट्स से कि मैं किसी और के लिए नहीं फाइल कर जी ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट को वारंटो जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डेवलप हुई हो, वो एक एक्सेप्शन है। जो डायरेक्टरी नेचर है, सर्चुरारी है, हेबियस कॉर्पस है, इस टाइप की है, उनमें फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रीव्ड पर्सन जो वहां आ जाता है। वैसे तो हेबियस में भी खैर आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 1843 जिसको हम सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, और वो जहां पर वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट एंड क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तो वो जुरिस्डिक्शन अस्यूम कर सकती है। ये बताएं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या है? बिकॉज बार बार इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स, क्या यादस्टिक है मेजर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या है? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था इज अ कंट्री व्हिच इज बीइंग गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस मुल्क में जब कहा जाता है कि फलां सुप्रीम है या फलां अदालत सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, आइन गवर्न करता है हर चीज को। आइन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट जिसको आप कहते हैं कि सैक्रोसेंट है और वो बोलता है। उसी आइन के अंदर आर्टिकल 9 से 28 तक हमारे फ्रीडम्स जो हैं वो गारंटीड हैं, और वो फ्रीडम्स इंश्राइंड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ लिखा हुआ है, मतलब लेट्स से आपका फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, स्पीच, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, बहुत सारा कुछ गवर्नड है। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर साथ साथ ये लिखा हुआ है दे अप्लाई सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। हर राइट सब्जेक्ट है
except one right, which is the right to life. بالکل اس میں بھی آف کورس یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے سزائے موت تو یو آر سبجیکٹ ٹو دیٹ, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس رائٹ کو کہیں اور سبجیکٹ کریں. جی بالکل پنسوٹا صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا, لیکن میں چاہوں گی اسی نوٹ پہ ہم عرفان قادر صاحب کو جو ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں. سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی بیسیکلی کہ فرام دا ٹائم جب سے ایڈوینٹ ہوا 184(3) کے استعمال کا بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو ہاؤ اٹ ہیز ایوالوڈ اوور ٹائم, دیٹ از ٹل 2020 ٹل ڈیٹ, تو آپ اس کو کس طرح سے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کا ذرا ویو پوائنٹ لینا چاہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ جب یہ جورسڈکشن کی ایکسرسائز شروع ہوئی تھی, اور آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ 80s اور پھر 90s میں اس کو ایکسرسائز کیا گیا, تو سب سے پہلے جو میجر انیشیٹو اس طرف لیا گیا تھا وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے, جسٹس افضل عبداللہ. وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ فنڈامنٹل رائٹس کے جو کیسز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے, لیکن انہوں نے پہلے 2 سال اپنے بیک لاگ کو ایڈریس کیا. ان کے جو کورٹ پرابلمز تھیں, جو کورٹ سسٹم میں سپریم کورٹ میں جو بہت بڑا بیک لاگ تھا, انہوں نے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ اس کو ایڈریس کیا, اس کو ختم کیا. جب وہ اس قابل ہو گئے کہ لوگوں کو انصاف دے سکیں تو پھر نئے سپریم کورٹ کی اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا کیس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہوا تھا, دیٹ واز وہ گینگ ریپ کے بارے میں تھا, اور وہ اس کو میٹر آف پبلک امپورٹنس ٹریٹ کر کے سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا تھا تمام ایڈوکیٹس جنرل کو اور اٹارنی جنرل کو اور فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر وغیرہ کو, سب نوٹس پہ تھے. اور اس کیس میں میں اپیئر ہوا تھا پنجاب کی طرف سے. وہ ٹیک اپ کیے جا رہے تھے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں, جہاں پہ کہ فنڈامنٹل رائٹس جو کنسرن کرتی تھی پبلک کو ایک سے زیادہ, جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک قسم کا گروپ کیس ہوتا تھا, جو کہ ان کو ریلیف نارمل سرکمسٹانسز میں یا نارمل جو لیگل چینلز ہیں ان سے ریلیف نہیں مل سکتا تھا, تو وہ معاملے سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کی لینگویج بھی بڑی کلیئر ہے. اسٹارٹ ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو آرٹیکل 199. پھر وہ امپاور کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ وہی آرڈرز پاس کر سکتے ہیں جو کہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ پاس کر سکتا ہے. سے بیونڈ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا. یہ لمٹس ہیں سپریم کورٹ کی, اور وہ آرڈر بھی اس صورت میں کہ اگر میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو اور وہ ٹچنگ فنڈامنٹل رائٹس, اگر یہ تمام انگریڈینٹس ہوں تو پھر سپریم کورٹ اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر سکتی تھی, اور ہر معاملے میں نہیں کر سکتی تھی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آرٹیکل 175 سب کلاس 2 جو ہے, آرٹیکل کلاس 2 آف آرٹیکل 175 وہ بھی بڑی کلیئر ہے. وہ اسپیسیفکلی بتا رہی ہے کہ نو کورٹ شیل ہیو جورسڈکشن, no court shall have jurisdiction save as is conferred upon it by the constitution or the law. تاکہ جورسڈکشن کو بہت زیادہ اسٹریچ کیا گیا, قدر اسٹریچ کیا گیا کہ اس کی جو لمٹس ہیں اس کو لمٹ لیس کر دیا گیا. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعد میں جو استعمال ہوا اس جورسڈکشن کا وہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہی نہیں تھا, بلکہ دیٹ واز جوڈیشل اوور ریچ. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر میں آپ کے پاس آؤں گی, آپ یہ بتائیں پنسوٹا صاحب لوگوں کو, آپ ہیومن رائٹس ابیوزز جو ہے وہ آپ بتائیں. ہمیں تو پتا ہے کہ کس قسم کے نیچر کیسز لوگوں نے سپریم کورٹ نے بیسیکلی ٹیک اپ کیے ہیں. طیبہ کا کیس تھا, زینب کا کیس تھا, اس کے بعد پھر ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ نے جو کچھ اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی ٹی وی پہ, ان کا کیس تھا. لیکن اور کہاں پہ انہوں نے ہیومن رائٹس ابیوزز کو چیک اینڈ بیلنس کیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہیومن رائٹس کو بہت جگہ انفورس کیا ہے. آپ نے کچھ ایگزامپلز آپ نے دی ہیں, میں آپ کو شاہ رخ چتوئی کا کیس دیتا ہوں, مصطفیٰ کانجو کا کیس دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کا لاہور کی کنال وائڈننگ تھی, اس کا کیس وہاں گیا. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو کہ سلمان راجہ صاحب نے چیلنج کیا تھا, ایونچولی وہاں گیا. فاطمہ یہاں جو امپورٹنٹ بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں, اعتراض یہ ہے کہ سائیڈ بائی سائیڈ یہ انشور نہیں کیا گیا کہ یہ ہیومن رائٹس
स्टेट लेवल पर गारंटी हो। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा क्लियर क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए जिससे अदालतों को भी पता हो जब उनके सामने केस आए कि XYZ क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमने अपनी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करनी है अंडर आर्टिकल 184(3)? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मैं ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट के अंदर आप जैसे कहते हैं ना जी, एक वो ब्रेकिंग न्यूज टाइप चीज होती है, आपको ये बता दूं गवर्नमेंट के अंदर बड़ी स्ट्रांग इस चीज के ऊपर डिलिबरेशन हो रही है कि हम 1843 का क्राइटेरिया बना दें। मसलन बिल्कुल 8 जजेस अगर इकट्ठा सोचें या 7 जजेस इकट्ठा सोचते हैं कि जी इसको लेना चाहिए सो मोटो तो लें, एक जज के पास ये पावर ना हो। अगर मैं और आप मिलकर एक चीज सोचेंगे तो उसमें चांसेस ऑफ एरर कम होंगे। लेकिन अगर मैं नहीं सोचना तो हो सकता है कि मुझे एक साहब नहीं पसंद, तो आई विल रिएक्ट कि यार इसको बुलाएं सुबह। लेकिन मैं अगर आपसे कंसल्ट करूंगा, आप कहेंगे एक मिनट ठहर जाएं, एक वो डिफरेंट ओपिनियन आ जाता है, फिर इसमें आर्बिट्री यूज भी उसका कम हो जाएगा। एंड फिर देखिए ना, आई थिंक एज ए लिटिगेंट भी जब आप अप्रोच करते हैं अदालतों में, आपके लिए भी ज्यादा क्लैरिटी होगी, बिकॉज आपको पता होगा जी 184(3) के डिफाइंड क्राइटेरिया के अंदर मेरा केस फॉल करता है तो उठा लिया जाएगा, वरना अभी इसके अलावा एक सेक्शन है, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इससे भी ज्यादा दलेर आर्टिकल है। हमारे पास है आर्टिकल 1872 which says कि सुप्रीम कोर्ट while dispensing justice has utmost power टू डिस्पेंस जस्टिस, या वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास कंप्लीट जस्टिस की पावर है। तो बेसिकली सर ये बताएं कि मीडिया का भी हमने देखा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, तो PIL के जो केसेस जहां तक कंसर्न्ड है उसमें इन्होंने किस हद तक अवाम को कॉग्निजेंट किया इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को बताया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉ एनफोर्समेंट तो एग्जीक्यूटिव ने कैरी आउट करनी है ना। देखिए जी, पहले तो रोल ऑफ मीडिया इसमें इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मीडिया ने वाकई बहुत काम किया, और जैसे ही अदालत में केसेस डिसाइड होते हैं या पेंडिंग होते हैं या चल रहे होते हैं, उनको कवरेज मिलती है, लोगों को पता लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कानून साजी हो रही है। अदालत में लेट्स से अहमद गया है, कोई और गया है, somebody is there present in court, तो लोग फिर आपसे सवाल पूछते हैं, then people become aware of that, then it goes to that level जहां पर स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर नहीं करेगी तो मैंने आपको जो कंटिन्यूइंग मैंडेमस का कॉन्सेप्ट बताया है कि जजेस उसके ऊपर अपना एक रोल रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इन्फोर्समेंट हो। जिस तरह के क्लाइमेट चेंज खासकर लगारी केस, उस पर एक कमीशन बनाया गया था, मेरे केस में देयर इज अ कंटिन्यूइंग मैंडेमस का कॉन्सेप्ट है, सो वो सारी की सारी चीजें मेंटेन होती है, एंड स्टेट फंक्शनरीज डू परफॉर्म। हाउ कैन दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज जुडिशरी पीछे खड़ी है। पर आई थिंक मीडिया को हमें इस तरह से भी ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज आधे से ज्यादा जो हम सो मोटो के केसेस देखते हैं ऑन टेलीविजन ही सही अहमद, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की हुई होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। जैनब का ही आप केस देख लें, द वे इट वाज फॉलोड थ्रू, एंड उसके बाद से जो ये एक्ट पास हुआ है रिसेंटली एंड ऑल, तो मीडिया को अपना ड्यू जो एक इंपॉर्टेंस है और जो ड्यू क्रेडिट है वो देना बनता है, खास तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट मीडिया को तो बहुत ज्यादा, प्राइवेट मीडिया बिल्कुल एग्जैक्टली, इस पे उन्होंने काफी काम किया। जी सर, आपकी तरफ मैं आऊंगी। हमने सुना कि पंसोटा साहब ने क्या कहा, लिखा कोई तरीकेकार नहीं है अगर हम इसकी तरफ एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश करें या स्ट्राइव करें, बिकॉज एज ए सोसाइटी तो हमें बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए कि हम एक तरफ से उन लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करें 184(3) के अंदर जिनको अदरवाइज जो इंसाफ नहीं मिलता अंडर ऑर्डिनरी लिटिगेशन, एट द सेम टाइम हम ये भी इंश्योर करें कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो डॉक्ट्राइन है, जो एक रिस्पेक्ट है फॉर रूल ऑफ लॉ, वो भी जो है वो इंटैक्ट है। सो हाउ कैन वी पॉसिबली स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू? जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त बहुत जरूरत है इस बात की कि एक बैलेंस जो है उसको स्ट्राइक किया जाए, ताकि ये जो जुडिशरी जो है हमारी वो हाइपर जुडिशियल एक्टिविज्म में या ओवर रीच में इस वक्त इम्पिंज अपॉन कर रही है, एग्जीक्यूटिव डोमेन में भी और लेजिस्लेटर्स की डोमेन में भी इम्पिंज अपॉन कर रही है। तो इनको चाहिए कि जो नॉर्मल लीगल चैनल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं, मसलन इलेक्शन मैटर्स हैं, डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स हैं, वहां पे एम्पावर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो इटसेल्फ एक फोरम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है। इस तरह ये ट्राइब्यूनल्स है हमारे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है रिगार्डिंग सर्विस मैटर्स। और आर्टिकल 175 क्लॉज 2 में साफ कह दिया गया है कि जो स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एम्पावर नहीं किया तो आपको वो इख्तियार नहीं है। इसकी आर्टिकल क्लॉज 2 की भी वायलेशन जो है कॉन्स्टेंटली नजर आई। तो लिहाजा जरूरी बात यह है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोअर फोरम्स अवेलेबल है, अगर आप हाईकोर्ट में आपको रिलीफ मिल सकता है अंडर आर्टिकल 199, तो ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आनी चाहिए। सिर्फ वो यूनिक केस आने चाहिए जहां पे कि मसलन ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जो कि किसी एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है वो डिसाइड करे, लिहाजा बहुत सारा ग्रुप एक्शन है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर बजाय इसके कि 4 हाई कोर्ट्स
अलग-अलग सुने, उस तरह के मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए, 184(3) में उनको देखना चाहिए, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की वायलेशन है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे। सर एट द सेम टाइम मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप एक इंटरनेशनल कंपैरिजन भी करें, 184(3) का इस्तेमाल इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू 184(3) के जो काउंटर पार्ट हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर द वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म रहा है, जुडिशियल ओवररीच भी रही है। इंडिया में उन्होंने एक थ्योरी भी कॉइन कर दी जिसमें कि काफी इंटरफियरेंस उन्होंने की उस थ्योरी के तहत। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं जिसमें कि यूजुअली अदालतें नहीं जा सकती, सुप्रीम कोर्ट्स नहीं जा सकते, वहां पे भी उन्होंने इंटरमेडल किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो भी कॉइन की। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत जरूरी है कि हम हर चीज में इंडिया को फॉलो करें। हमें अपनी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करनी है, हमारे अपने फैक्ट्स हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें रीजन को ज्यादा फॉलो करना चाहिए, बजाय हम इस वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश के पीछे चल पड़े। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आमतौर पे कहा जाता है एक ऐसा टूल है जो कि डेवलपिंग नेशंस को जो है वो बेनिफिट करता है, उनके लिए अच्छा है, एंड डेवलप ममालिक जो हैं उनको इसकी जरूरत नहीं। तो इस चीज से आप इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है एक ऐसी चीज है जो ऑल ओवर जो है इस्तेमाल की जा सकती है टू एडवांस सोशल जस्टिस? देखिए, ये बात किसी हद तक इस लिहाज से तो दुरुस्त है, जहां पर सिस्टम्स प्रॉपरली इन प्लेस हैं, गवर्नमेंट्स प्रॉपर काम कर रही हैं, वहां पर अदालतों को इस लेवल तक इंटरफेरेंस नहीं करनी पड़ती। बट देन देयर आर कंट्रीज जिस तरह इटली है, इटली में एंटी करप्शन लॉज जो हैं वो सारी अदालतों की इंटरफेरेंस से बने थे और बहुत अच्छे बने थे, बिकॉज वहां पर बहुत इश्यूज था, ये माफियाज वगैरह थे जिनको एड्रेस करना था। देन अगर आप अपने लेफ्ट राइट श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, ये सारा ये वो मुल्क हैं जहां पर हुआ है। लेकिन मैं जिस तरह आपने नेबरिंग कंट्री की पहले बात की थी, हमारी अदालतें नेबरिंग कंट्री जो हमारा हमसाया मुल्क है उसका जिक्र अपने ऑर्डर्स में करती रही है कि जजमेंट से हम आपको ये भी बता दें कि जब हम अपनी जजमेंट साइट नहीं कर सकते तो जो परसुएसिव वैल्यू है वो इंडियन जजमेंट की होती है, इसलिए उसका जिक्र तज़किरा करना बनता है कि उनकी जुडिशरी का जिक्र करता है, जिसको हमारी अदालतें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं। सो सबसे ज्यादा तो चूंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही है, जिसमें हम आगे इंडिया आगे बांग्लादेश वगैरह, बट आप यू डोंट एक्सपेक्ट दैट हैपनिंग इन इंग्लैंड, अमेरिका, ये यूएस में। तो बल्कि मैं पढ़ी थी कैलिफोर्निया का एक बड़ा पर्टिकुलर लॉ है जो कि कहता है कि अगर एक बंदा लिटिगेंट अपना केस लेकर आए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और बाद में पता लगे कि जी वो केस ठीक नहीं है, तो उसको तो बहुत एडेड फाइन दिया जाता है। सो आई थिंक वहां पे जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, दैट इज प्राइमरीली हमारे यहाँ के साउथ एशियन कॉन्सेप्ट से डिफरेंट। लेकिन प्रोसीडिंग विद द बेसिकली कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, रिफॉर्म अगर आप सजेस्ट करना चाहें 184(3) में, तो वो क्या होगा? कीपिंग असाइड द फैक्ट कि हाँ आई एग्री विद द फैक्ट कि आपने अर्लियर कहा कि अपील की हमें जरूरत है कि हम क्लियर कॉन्टोर्स 184(3) के डिफाइन करें। अदर देन दैट आपको लगता है कि क्या किस तरह से 184(3) की इंटरप्रिटेशन को हम ज्यादा क्लियर बना सकते हैं ताकि मैसेज के लिए भी आसानी हो, जजेस के लिए? देखिए जी, मेनली तो यही है कि उसका एक लीगली सस्टेनेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, हर आदमी को पता हो कि किस तरह इन्वोक होगी। जिस तरह आपने अगर किसी एक पब्लिक फंक्शनरी के खिलाफ एक्ट करना हो तो हर चीज लिखी हुई है, ये नोटिस नहीं सर्व हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 184(3) में भी क्राइटेरिया थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें ताकि हर आदमी को पता हो। सेकेंडली, इट मस्ट बी स्पेयरिंगली यूज्ड, अगर सो मोटो पावर शुड बी स्पेयरिंगली यूज्ड, बहुत ज्यादा नहीं यूज करना, उससे बाकी अदालती निजाम अफेक्ट होता है। जिस तरह लोअर कोर्ट्स हैं, आप लेट से अगर किसी चीज को डायरेक्टली उठा लेते हैं, अदालत में ले जाते हैं, तो ट्रायल उस बंदे का प्रेजुडिस हो जाता है, उसमें आप फाइंडिंग्स दे देते हैं कोई इस किस्म की, तो उस आदमी का जो ट्रायल है उसमें वो फाइंडिंग्स उसके लिए नुकसानदेह हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी बिकॉज हमारे शो का जो मकसद है वो लोगों को एजुकेट करना है, शो का नाम ही कानून बोलता है, तो एक बड़े बेसिक लेवल पे सर वो लिटिगेंट्स जो अदालतों से रिज्यू कर रहे हैं या जिनके अपने केसेस जो हैं वो अदालतें खुद नोटिस लेके जो है 184(3) के अंडर उनको टेकअप करती हैं, उनको आप क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे रिगार्डिंग देयर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? देखिए, मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे जरूरी चीज ये है कि कोई शख्स जो है वो डायरेक्टली 184(3) में ना जाए। वो जो नीचे वाले फोरम्स हैं पहले वो एग्जॉस्ट करे, क्योंकि 184(3) में जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है बहुत सारी, उसने कहा है कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां अफेक्टेड पार्टीज को ना सुना गया, ना उनको पार्टी बनाया गया और उनके खिलाफ फैसले हो गए हैं। तो जो बेसिक जो लॉ है सारी दुनिया का वो ये है कि नोबडी इज टू बी कंडेम्ड अनहर्ड। इस किस्म की जो स्पेयरिंगली जो केसेस हैं 184(3) के, जो कि एक लार्ज सेगमेंट को अफेक्ट करें, वहां पे लोग इकट्ठे होकर जरूर जाएं। जहां क्लास एक्शन अगर हो तो वहां पे 184(3) में बिल्कुल जाएं, अच्छी चीज है। लेकिन अदरवाइज एज फार एज पॉसिबल वो जो प्रॉपर लीगल है उधर जाना चाहिए और 184(3) में इस तरह का मैटर जरूर ले जाएं
कि प्रॉपर लीगल चैनल्स में जब डिसीजंस नहीं होते लोगों के, या लोग 6-6, 7-7 साल 10-10 साल केसेस जीतते रहते हैं, लेकिन लिटिगेशन जो है वो 20 साल बाद भी खत्म नहीं होती। मुझे बहुत सारे केसेस का पता है जहां एक शख्स जो है वो 6-6, 7-7 फोरम्स पे केस जीत गया है, लेकिन हर दफा केस को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है और किसी ना किसी अदालत में जाके कोई टेक्निकल हिच डाल के तो वो मामला जो है उसको लिंगर ऑन फिर तक रह जाता है, फिर वो स्टे कर देते हैं। इस तरह के मैटर्स मैं समझता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आने चाहिए, ताकि वो लोगों से जो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है या जिनमें जस्टिस जो है बहुत डिले हो रहा है या जहाँ के जस्टिस उनको मिल नहीं रहा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए और लोगों को भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई थिंक आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताया कि पैरामीटर्स जो हैं वो 1843 की क्यों जरूरी है कि उनको क्लियरली जो है उनके कॉन्टोर्स उनको डिफाइन किया जाए। ना ही ऑफ कोर्स हमारे लिए अच्छा है एज अ सोसाइटी, बल्कि इससे लाइक वी बोथ अर्ली अग्रीड अपॉन रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ भी ऑब्जर्व होगी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो एक डॉक्ट्राइन है उसको भी हम उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो दे सकेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। कंक्लूडिंग कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगी कि वो लोग जो हमारा आज का शो देख रहे हैं उनको आप अपने एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस करेंगे कि लिटिगेशन में जब वो इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो उसके लिए क्या चीजें जिनका वो खास ख्याल रख सकते हैं, क्या उनको आप द डूज होंगे इस तरह की लिटिगेशन में इन्वॉल्व होने के? उसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी बड़ी इट हैज टू बी डन इन अ वेरी पैशनेट वे। ऐसे नहीं होता कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाता है, रिसर्च बहुत चाहिए होती है। वेस्टर्न जुरिस्डिक्शन, ईस्टर्न जुरिस्डिक्शन, सब जुरिस्डिक्शन को आप बेसिकली अच्छी तरह रिसर्च करते हैं एंड देन यू फॉर्म अ पिटिशन। जजेस के लिए भी फिर आसान हो जाता है और वो काम ऐसा होता है जो कि एक यूनिक काम होता है, एक डिफरेंट काम होता है। जिस तरह फूड की एग्जाम्पल दी, सूबे खान केस की एग्जाम्पल दी, पाकिस्तान में डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं। जो एक उसामा मलिक साहब वकील है, उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर पिटिशन की, इस तरह बहुत सारे हैं। सो इस सारे सिस्टम को अगर आपने करना तो बड़ी रिसर्च, वेल रिसर्च करके इसको दिल, ये जस्ट बिकॉज ये मुफ्त केस होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको दिल से उतार के फेंक के उसका करें। मुझे लगता है आपका ज्यादा पैशन होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि ये एक ऐसा केस है जो कि बिल्कुल आपके कोर ऑफ द प्रोफेशन तक जा रहा है। बिकॉज लोग हमारे पास भी एज लॉयर्स तभी आते हैं ना बिकॉज दे वांट टू गेट देयर राइट्स एनफोर्स्ड। सो आई थिंक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है मेरे मुताबिक एज ए लॉयर किसी भी सिस्टम का हार्ट होना चाहिए इस तरह के लिटिगेशन में, बिल्कुल। लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। थैंक यू सो मच अहमद पंसोटा साहब फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमारी ये कोशिश थी बड़े बेसिक लेवल पे कि हम आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ लीगल इशूज हैं उन पर एजुकेट करें एंड लेट्स होप कि हमारा आज का जो ये शो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगा। आपको बताएं कि किस तरह से आप उस एरिया ऑफ लॉ में अपने राइट्स जो है वो एनफोर्स कर सकते हैं, तो फील फ्री टू राइट टू अस। लेकिन आज के लिए अपनी मेजबान फातिमा शाहीन को इजाजत दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।